नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले डेढ़ महीने से शेयर मार्केट में बड़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है, जो कि अपने उच्चतम स्तर से 10% नीचे गिर चुकी है। इस गिरावट को शुरू में एक करेक्शन का दौर माना जा रहा था, लेकिन अब डेढ़ महीने से लगातार गिरावट के बाद और 10% के आस-पास सेंसेक्स और निफ्टी गिर चुके हैं, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप 30 से 40% तक गिर चुके हैं। तो इस स्थिति में क्या ये केवल करेक्शन है या मंदी का दौर शुरू हो गया है? मंदी के दौर के 5 संकेत नज़र आ रहे हैं। इन 5 संकेतों पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि 26-27 सितंबर को शेयर मार्केट अपने उच्चतम स्तर पे थी, जिसमें कि सेंसेक्स 86,000 पॉइंट तक पहुँच चुका था और निफ्टी 26,000 पॉइंट से ऊपर। 27 सितंबर के बाद अचानक एफआईज द्वारा लगातार बिक्री करना शुरू कर दिया गया और वो बिक्री का दौर आज तक चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सितंबर के महीने में भी लगभग आखिरी 2-3 सेशन में 15,000 करोड़ की बिकवाली ज़्यादा की थी और अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ की बिकवाई की और नवंबर के 15 तारीख तक उन्होंने लगभग 30,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। हालाँकि इन्हीं के बराबर डीआईएस द्वारा खरीदारी की गई, लेकिन डीआईएस का जो खरीदारी का दौर था, वो अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में थोड़ा-सा कम हो गया और अब उम्मीद की जाती है कि डीआईएस भी उस पेस से खरीदारी नहीं कर पाएँगे, जैसे कि वो अक्टूबर में कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि अब मंदी का दौर शुरू हो गया है और इस मंदी के दौर के 5 संकेत हैं, जिनको कि मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। उनमें से सबसे पहला संकेत है कि एफआईज़ द्वारा लगातार बिक्री के बाद भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व है, वो अपने पीक लेवल से जो कि $708 बिलियन के करीब था, अब $675 बिलियन के करीब आ गया है, जो कि लगभग 30-32 बिलियन घट चुका है। हालाँकि जो फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व होता है, उसमें गोल्ड का रिज़र्व भी शामिल किया जाता है और गोल्ड के रिज़र्व के शामिल होने की वजह से पिछले डेढ़ महीने में गोल्ड के प्राइसेस भी कम होने की वजह से फॉरेक्स का जो रिज़र्व के वैल्यू है, वो थोड़ा-सा गोल्ड की वजह से भी कम हुई होगी। लेकिन उसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना फंड बाहर ले जा रहे हैं, उसकी वजह से ये फॉरेक्स का रिज़र्व काफ़ी नीचे आ चुका है और ये पेस लगातार बना रहेगा, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत काफ़ी नीचे हो चुकी है, जो कि अभी लगभग 84.40 से 50 के बीच में है, जो कि 85 को भी पार कर सकती है, अगर इसी ढंग से एफआईज़ का फंड ट्रांसफ़र करने का सिलसिला चलता रहा। साथ ही जो फॉरेक्स का रिज़र्व है, वो हो सकता है कि अगले 1 महीने में लगभग $25 बिलियन और कम हो जाए। दूसरा जो संकेत है, जिसके लिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने फंड ट्रांसफ़र करने के लिए बाध्य हुए हैं, वो है इंडियन इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर प्राइसेज़ की वैल्यूएशंस है, वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा थी और जो कंपनीज़ की जो पिछले क्वार्टर सितंबर एंड के क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस थी, वो काफ़ी कमज़ोर थी और एफआईज़ का अनुमान है कि अगले 2-3 क्वार्टर तक कंपनीज़ की जो प्रोडक्शंस की परफॉर्मेंस होगी, वो इसी प्रकार रहेगी, जो कि एक संकेत देता है कि मंदी का दौर शुरू हो गया भारतीय शेयर मार्केट में। यद्यपि विदेशों में अमेरिका की शेयर मार्केट बढ़ रही है, चाइना की शेयर मार्केट बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे स्टिमुलस भी शुरू कर दिए हैं और एफआईज़ का भी इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया। जापानीज़ शेयर मार्केट बढ़ रही है, लेकिन इंडियन शेयर मार्केट नीचे जा रही है, जो कि इंडिया की अंदरूनी हालात को बयाँ करती है और ये संकेत देती है कि इंडियन इकोनॉमी अब मंदी के दौर पर शुरू हो गई। तो जो गिरावट अभी 10% हुई है, वो अगले 1-2 महीने में और
10-15% हो सकती है अगर एफआईज और किसी दूसरे इन्वेस्टर्स द्वारा फिर से इन्वेस्टमेंट ना की गई तो। एक पिछले वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एफआईज का वापसी अभी जनवरी से पहले नहीं होगा, तो इसलिए अगले 2-3 महीने इसी ढंग से चलते रहेंगे। दोस्तों, तीसरा जो मुख्य संकेत है आर्थिक मंदी का, वो बार-बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी द्वारा मार्केट में जो मनी सप्लाई ज़्यादा थी, जो लिक्विडिटी ज़्यादा थी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई और उस मनी सप्लाई के कई कारण थे, जिसमें कि मुख्य कारण ये था कि आज की डेट में जो युवा वर्ग है, वो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो डिपॉजिट रखे हुए थे, उनको विथड्रॉ करके शेयर मार्केट में लगा रहा था और उन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री के डिपॉजिट अपने मैक्सिमम खाली कर दिए थे। दूसरा, युवा वर्ग बैंकों से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से कंज्यूमर लोन लेकर या दूसरे किस्म के लोन लेकर के, क्लीन लोन लेकर के पैसा शेयर मार्केट में लगा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी लिक्विडिटी काफ़ी बनी हुई थी। लेकिन अब जैसे कि बार-बार आरबीआई भी कह रहा है और ये संकेत मिल रहे हैं कि बैंक में डिपॉजिट कम होते जा रहे हैं। बैंक के डिपॉजिट के बढ़ने का रेट है, उसका पेस एडवांसेस के मुकाबले काफ़ी कम है, जो कि लगभग 10-11% के करीब है। एडवांसेस का जो ग्रोथ है, वो 15-16% है। तो आरबीआई द्वारा बैंकों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो डिपॉजिट बढ़ाने की कोशिश करें और लोन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में यदि बैंक के डिपॉजिट नहीं बढ़ते हैं, तो बैंक जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या कंपनीज को फंड्स देते हैं या लोन देते हैं, वो देना कम कर देंगे और वो फर्दर लेंडिंग कैपेसिटी एनबीएफसी की कम हो जाएगी और उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से जो यूथ उनसे लोन लेकर के शेयर मार्केट में डाल रहे थे, वो कम हो जाएगा। तो ये जो लिक्विडिटी का साइकिल है, उसको रिवर्स होने की वजह से भी शेयर मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी और उसकी वजह से जो फर्दर इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। चौथा जो संकेत मिल रहा है, वो शेयर मार्केट में जो प्राइमरी आईपीओज़ आ रहे हैं, वो आज की डेट में काफ़ी बड़े-बड़े आईपीओ आ रहे हैं और प्राय ये देखा गया है 2008-9 में भी बड़े आईपीओ आए थे, जैसे कि रिलायंस पावर और भी कई आईपीओ आए थे। तो जब भी बड़ा आईपीओ आता है, तो जो शेयर मार्केट में लोगों के पास मनी सप्लाई है या लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी प्राइमरी आईपीओ सक कर लेते हैं और वो सेकेंडरी मार्केट में उतनी लिक्विडिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से कुछ समय के लिए मंदी का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आईपीओ लगाए गए हैं, उस आईपीओ का जो पैसा है, वो किसी इंडस्ट्री के मॉडर्नाइज़ेशन के लिए इस्तेमाल होगा या उसके डेवलपमेंट के लिए होगा या प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए होगा, जिसमें कि 2-3 साल का जेस्टेशन पीरियड भी होता है। तो उस जेस्टेशन पीरियड के दौरान कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई यदि इनकम नहीं होगी, आउटपुट नहीं होगी, तो इनकम बढ़ने के चांसेस और वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो उस जेस्टेशन पीरियड में मंदी का कहीं न कहीं असर रहेगा। तो ये आईपीओ का जो भरमार है, ये भी मंदी का संकेत देती है। दोस्तों, 5वां मुख्य कारण जो मंदी की ओर संकेत करता है, वो वर्ल्ड वाइड ऑयल की प्राइसेस कम होनी शुरू हो गई और जिससे कि ये पता लगता है कि ऑयल की खपत कम हो रही है और ऑयल की खपत कम होने का मुख्य कारण होता है कि इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन लेवल कम हो गया है। इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन लेवल कम हो गया, तो इसका मतलब कि ये एक ऐसा मंदी का बिज़नेस साइकिल शुरू हो गया, जो कि कुछ समय तक रहेगा। उसमें अगले 2 क्वार्टर तक रह सकता है, 3 क्वार्टर तक रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदुस्तान में ये 3-4 बाकी फैक्टर हैं, उनमें से इस फैक्टर का भी असर होगा और जो भारत से एक्सपोर्ट होता है, जिन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर यदि प्रोडक्शन या वहाँ पर खपत कम होगी, तो अल्टीमेटली यहाँ के जो एक्सपोर्ट का लेवल है, वो भी कम हो जाएगा और उसकी वजह से एक मंदी का दौर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 5 मुख्य संकेत हैं, जो कि ये बताते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि अगले 3-4 क्वार्टर तक
शेयर मार्केट में मंदी का दौर रहेगा और जो अभी तक 10% के करीब सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई है, ये अगले 2-3 क्वार्टर में और नीचे जा सकती है अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस लौट के नहीं आए, या जो अभी म्यूचुअल फंड और डीआईएस के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसका पेस म्यूचुअल फंड में बल्क इन्वेस्टमेंट होने से उसके म्यूचुअल फंड की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो मंदी का दौर का असर कम हो सकता है, लेकिन ऐसी संभावना कम लगती है क्योंकि लोगों ने म्यूचुअल फंड में बल्क इन्वेस्टमेंट करने के बजाय वो बल्क लेवल पे विड्रॉल भी शायद कर रहे हैं, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड अब मार्केट में उतना पैसा नहीं डाल पा रहे हैं जितना वो पहले डाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित, स्टॉक मार्केट से संबंधित, साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।